हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ ऐसे लास्ट टाइम में ऐसे टॉपिक को बता दीजिए जो एकदम ठोस वाले हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट उस तरीके का नहीं है और हर एक स्टूडेंट को भैया हमको ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा वीक हैं, तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बस राम भरोसे पढ़ाई चल रही है उनकी। तो ऐसे बच्चों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके 100 में से भैया 40 से 50 नंबर तो भैया आपके यूं समझना फ्री फंड में एकदम फ्री में मिलने वाले हैं। ऐसे टॉपिक, क्योंकि आज हम रस छंद अलंकार हो गया, पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, कहानी हो गया, इन सबको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे। चलिए बच्चों रस से ही शुरुआत कर देते हैं भाई, क्योंकि अब तो आपके लिए यूं समझना कि आराम हराम है, क्योंकि हम भी भूखे और प्यासे रह करके भैया सारा दिन ऐसे ही अब स्टूडियो में ही टाइम बीत जाता है। तो आपको भी थोड़ा त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। हम यूं नहीं कह रहे हैं कि आप भी भूखे रहो, ना खाओ, खाओ, हल्का खाना है एग्जाम के टाइम में, ठीक है, ताकि सेहत का भी ख्याल रखें। तो सबसे पहले अपन रस को देखेंगे। रस में भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक श्रृंगार रस होता है, ठीक है। तो श्रृंगार रस, देखिए रस कोई भी हो, हमने आपको पहले भी बताया है कि रस कोई भी हो, सब में परिभाषा एक जैसे होता है, बस अस्थाई भाव आप लोग याद रख लेना बस बच्चों, ठीक है। जैसे भैया रस श्रृंगार रस है तो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मिलन हो अर्थात संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। विभाव का मतलब कारण, किस कारण से ये रस मिल रहा है। अनुभाव का मतलब अनुभूति, महसूस करना उस चीज को। और संचारी भाव का मतलब होता है कि कोई वही चीज प्रकट कर देना, ठीक है। तो भैया जैसे इसमें किसी चीज का भैया आपके अंदर अगर प्रेम की भावना जागृत हो रही तो किसी के क्या कारण है, किसी का रंग रूप, उसकी जुल्फें हैं, आंखें हैं, ठीक है, होंठ हैं, ऐसे भाई नायिका के, इन सबको देख करके। अब उसके बाद इससे अनुभव क्या, मतलब आपको अनुभव क्या होगा, तो आप अंदर ही अंदर भाई प्रसन्नता महसूस करोगे, ठीक है, ये अनुभूति होगी आपको। और उसके बाद संचारी भाव क्या है, उससे क्या है आपके रोम रोम क्या हो जाएंगे, मतलब गदगद हो जाएंगे, आंखें क्या है फड़फड़ाने लगेंगी, ठीक है। तो यहां पे चेहरा क्या है, चेहरे की मुस्कान खिल जाएगी, तो ये पूरा प्रकट हो जाएगा। तो यही होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बट अपने को इतना डीपली नहीं घुसना, बस परिभाषा याद रखना कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से भैया श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। अब जैसे यहां पर उदाहरण के स्वरूप देखें कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात, ठीक है। देखिए कह रहा है कहत रटत, मतलब इसमें हमने बताया था आपको कि कहत नटत रीझत खीसत, इसमें क्या होता है कि एक भाई पूरा घर परिवार भरा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा माहौल होता है, वहीं पर नायक और नायिका भी हैं, बैठे हैं कि कहत नटत, कहत जैसे नायक कुछ इशारों से नायिका को कहता है, नटत वो नकार देती है, मना कर देती है, रीझत इस बात से नायक रीझ जाता है, और खीस मतलब रीझत खीजत अर्थात उसके भाव से वो क्या है बहुत ज्यादा खींचने लगता है। और मिलत खिलत लजियात, लेकिन जब उनके आंखों में आंखें मिल जाती हैं तो लड़की क्या है शर्मा जाती है। इस प्रकार भरे भवन में करत हैं नयनन हुई सब बात, इस तरह से भरे हुए पूरे घर में यानी लोगों के होने पर के बावजूद भी वो आंखों ही आंखों में सब बातें कर लेते हैं। आगे है भैया जैसे दूसरा गाना है कि ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, तो ये भी आपका क्या है श्रृंगार रस है, क्योंकि यहां पर रेशमी जुल्फे, शरबती आंखें, ये सब क्या है नायक को मगन कर देती हैं और इसी के कारण वो भाव विभोर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया आपका श्रृंगार रस। आई बात समझ में, अब तो कर लोगे ना बच्चों। चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है करुण रस। करुण रस क्या है, तो भैया सेम परिभाषा कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग हो तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस उत्पन्न होता है, ठीक है।
तो भैया हमने बताया ना कि केवल आपको सब में अस्थाई भाव याद रखना है। अस्थाई भाव होता क्या है? ऐसा भाव जो शुरू से अंत तक बना रहे। जैसे आप मतलब कोई सैड मूवी देखते हो तो उसमें शुरू से अंत तक भैया करुणा की भावना होती है। सैड सॉन्ग सुनते हो, शुरू से अंत तक आपके अंदर क्या करुणा की भावना होगी, शोक होगा। भाई आप जैसे हास्य रस की बात कर लो तो भैया उसका हास होता है शुरू से अंत तक। भैया आप कॉमेडी मूवी देखोगे, जैसे 3 इडियट हो गया, एक प्रकार कॉमेडी भी है और भाई अच्छी भी है। आपका हेरा फेरी हो गया, फिर हेरा फेरी, ढोल हो गया, धमाल हो गया, वेलकम मूवी हो गई। इन सबको देखोगे तो शुरू से अंत तक आपके अंदर हंसी की ही भावना होगी, आपके अंदर प्रसन्नता ही होगी। वीर रस में हो गया भैया, जैसे ही आप माँ तुझे सलाम, गदर हो गया और उसके अलावा जैसे बॉर्डर हो गया, ये सारी मूवी जब देखते हो तो आपके अंदर जोश और जुनून की भावना हो जाती है। आपके अंदर शुरू से अंत तक क्या होता है भैया? एक देशभक्ति की भावना आ जाती है, एक देश प्रेमी अर्थात एक सैनिक की भावना आ जाती है। समझ में आया? जैसे उदाहरण बहुत सारे हैं, आपको तो एक ही लिखना है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो भैया ये क्या है? करुण रस का है। कब का है? कि जब मतलब राजा दशरथ श्रवण कुमार को बाण मार देते हैं तो वो भैया क्या होता है कि मर जाते हैं। तो वहां पर जो उनके माता पिता होते हैं वो भी क्या है, फन पटक पटक कर, समझो अपना कहने का मतलब वो भी अपना सिर पटक पटक कर भूख प्यास से अपना प्राण त्याग देते हैं और मतलब ऐसा अभिशाप भी देते हैं कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में मैं तड़प रही हूं, मैं मर रहा हूं, ठीक है, उनके माता पिता ने कहा उसी तरह तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे, और वैसा भी हुआ था। ठीक है। जैसे दूसरा है कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये एक फिल्मी गाना ही है, क्या हुआ, लेकिन है करुण रस। अगला है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो यहां पर भी शोक की ही भावना है। ठीक है, आई बात समझ में भैया? तो ये हो जाएगा आपका करुण रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट करते चलिए अगर करना हो, नहीं तो अब तो कोई जरूरत है नहीं, हमने बताया ना। नेक्स्ट है भैया रस में वीर रस। भाई वीर रस की बात करें तो इसमें भी वही कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग हो तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है भैया? वीर रस। ठीक है, तो अब 3 रस बता चुके हैं, बहुत है, कहां से पूछेगा। ठीक, जैसे भैया 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, ये चीज। दूसरा है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये भी वीर रस का क्या हो जाता है भैया? उदाहरण हो जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट करते चलिए भैया, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आज की रात मजा इन टॉपिक का आंखों से लीजिए, है ना। तो अब आपको हुस्न का मजा नहीं लेना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से दूर रहो, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब का प्रयोग करो, वो भी स्टडी के लिए, है ना। बस बीच में आप भैया थोड़ा भी बोर होते हो, उठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, थोड़ा बहुत इधर उधर सुन लो 5-10 मिनट, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि यही वो वक्त है कुछ कर गुजरने का बच्चों। और यही समय चला गया ना तो बाद में पछताने होगा नहीं, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताना ना पड़े, इसलिए अच्छा भी प्रदर्शन करना है। चलिए अब छंद देख लेते हैं। छंद में भैया दोहा और चौपाई देख लो, बस 100% श्योर है आपका 2 नंबर पक्का है। ठीक है, 100 में 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक फिक्स होते हैं। कि जैसे भाई दोहा क्या है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं भैया, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यही याद रखना भैया कि जो विषम चरण है उसमें 13-13 और सम चरण वाले में 11-11 मात्राएं। जैसे भैया एक एग्जाम्पल है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, और जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। ठीक है, यहाँ पे ठीक, तो ये दोहा हो जाएगा भैया। बाकी ऐसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये शांत रस का ही उदाहरण है। तो ये भी हालांकि दोहा ही है, तो दोहे में उसको भी लिख सकते हो। तो बहुत सारे दोहा है ना भैया। कनक कनकते माधु मतलब 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए जग वह पाए बौरा। तो सब के सब दोहा ही तो हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला भाई छंद देखते हैं चौपाई। अगला जो छंद है वो है चौपाई। चौपाई में जैसे भैया चौपाई देखिए, चौपाई एकदम फिक्स होता है,
अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो देखिए यह एक सममात्रिक छंद होता है जो चौपाई होता है। इसमें 4 चरण होते हैं भैया। कितने चरण? 4 चरण। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरणों के अंत में जगड़ अथवा तगड़ होने से इनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो भैया आपको पूरा मात्रा के साथ, दोहा में भी मात्रा के साथ ही लिखना है, यहां पर भी मात्रा के साथ, ठीक है। हम पहले भी बता चुके थे। जैसे आपको यहां मात्रा दर्शाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर क्या मात्रा दर्शाना होगा? बिल्कुल दर्शाना होगा, तभी तो पता चलना चाहिए कि भैया 16 की मात्राएं हैं। जैसे यहां पर ये लघु लघु है, ये भी लघु है, ये लघु है, तीनों ये भी लघु है, ये लघु है, ये दोनों गुरु हैं। तो भैया अगर गिनोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो भैया कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। इस तरह से अगर आप गिनोगे सब में 16 मात्राएं आएंगी कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? चौपाई ही है। यह हमने बताया ना, जैसे वो हनुमान चालीसा में है, जय हनुमान ज्ञान गुण गा सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, वो लिख दीजिए। क्योंकि इसमें भी जैसे गिनेंगे ये दोनों लघु हैं, ये दोनों भी लघु हैं, ये तीनों लघु हैं, यहां पर भी लघु हैं, ये लघु हैं, ये गुरु हैं। अब कैसे पहचानते हैं भैया? जो बड़ी ई की मात्रा बड़ा आ का मात्रा होता है तो वो गुरु है, जो छोटी ई की मात्रा छोटा आ का मात्रा मतलब करके ऐसा होगा वो लघु होता है। तो जैसे 2 2 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16, इसमें भी 16 मात्राएं ही हैं। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। अगर आप इसी तरह से भैया गिनते हो तो सब में 16 मात्राएं ही देकर के जाएंगी। आपको पूरा वहां मात्रा के साथ भैया दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जिसमें जितनी मात्राएं होंगी भैया आपको मात्रा को तो भैया वहां प्रकट करना होगा, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए, तो ये आपके सब में 16 मात्राएं रहनी चाहिए। इसलिए भैया ये उदाहरण भी अच्छे से याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर उदाहरण आप में थोड़ा भी मात्रा वगैरह गलत कर दिया तो भाई जाहिर सी बात है इसमें भी अगर पाई मात्रा गलत किया तो ये भी मात्रा 16 फिर नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि अलंकार। अलंकार में बात कर ले, इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो अलंकार है ना वो यही है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ क्या होता है? जब जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कोई व्यंजन बार बार पूछा जाए, बार बार आए, वहां पर होता है अनुप्रास। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, तो भैया इसमें देखिए हर जगह ता की, ठीक है, आवृत्ति हो रही है, तो इसमें ता शब्द आ रहा है, मतलब ता व्यंजन आ रहा है। दूसरा है पके पेड़ पर पका पपीता, तो भैया पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, तो भैया पा है, हर जगह पा है। अगला है रघुपति राघव राजा राम, तो भैया रा 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 रा, तो भैया यहां पर रा की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति? रा की। नेक्स्ट है कि भैया समर्पण लो सेवा का सार, तो भैया सा, तो इसमें सा आया है, ठीक है। समर्पण लो सेवा का सार, तो भैया सा व्यंजन की आवृत्ति हुई है। और एक तो और भैया इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है इंस्टाग्राम पे और वैसे भी तुनक तुनक तुन तुन्ना सुनो बावरी बिन्ना, ऐसा कुछ था ना। तो भैया तुनक तुनक तुन तुन्ना, तो उसमें भी ता की आवृत्ति है ना। हर गाने में रस है, छंद है, अलंकार है बच्चों, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? अलंकार आपका अनुप्रास ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो भाई आपको तो एक ही एग्जाम्पल लिखना है, हमने बहुत सारे लिख दिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला अलंकार आपका क्या है भैया? तो यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो भैया? अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे ऊधो जोग जोग हम नाही, अगर इसमें नोटिस करें भैया तो यहां पर जोग और जोग शब्द आया है, तो यहां पर जोग जोग का अर्थ, एक जोग का मतलब होता है योग या फिर जिसको साधना या तपस्या कहते हैं, दूसरा योग मतलब होता है के लायक या के काबिल, ठीक है। कि अर्थात यहां पर क्या है, जैसे गोपियां कहती हैं हे उद्धव, तो हम तुम्हारे इस योग अर्थात तपस्या या साधना के काबिल नहीं हैं, ठीक है।
अगला है भैया कि काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहां पे देखिए घटा और घटा आया है, तो यहां पर भी घटा और घटा के अर्थ भैया अलग हैं। ठीक है, इस वाले घटा का मतलब होता है बादल, एक घटा का मतलब बादल, और दूसरे वाले घटा का मतलब कम होना या घटना जिसको कहते हैं। ठीक है, घट जाना, घटना मतलब वो इंसिडेंट वाली नहीं। अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है। तो भैया कनक कनक 2 बार आया है, तो यहां पर एक कनक का अर्थ तो भैया अलग है और दूसरे वाले कनक का भी अर्थ अलग है। एक कनक की बात कर ले तो भैया कनक का मतलब है सोना, और एक कनक का मतलब होता है भैया धतूरा। ठीक है, तो दोनों का अर्थ समझ में आ गया, सोना और धतूरा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया, आपको तो एक ही एग्जांपल है लेकिन वैसे वहां प्रकट करना पड़ेगा, आपको उदाहरण के साथ अच्छे से समझाना पड़ेगा भैया, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अलंकार में अगला अलंकार देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी यमक अलंकार वगैरह सब चीज पहले ही भी बता चुके हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि जहां पर उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। अब उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। जैसे मैं अपनी तुलना अगर आपसे करता हूं तो मैं उपमेय हूं और आप उपमान हो। ठीक है, तो उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पहचानते कैसे हैं, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये सब इसके वाचक शब्द होते हैं। जैसे यहां पर 2 उदाहरण लिखे हैं हमने कि पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहां पर भैया देखिए ये मानो शब्द आ गया। दूसरे में है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो भैया यहां पर भी मानो शब्द आया है। तो ये मनु मानो, जनु जानो या मनहु जनहु, ये सबके सब इसके वाचक शब्द होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट करना हो तो भैया कर लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अब आपका हम आ जाते हैं साहित्यिक परिचय में। साहित्यिक परिचय इसके पहले भी हमने बहुत सारे करवाए हैं, लेकिन एक डेमो के थ्रू आपको देखना है, फाइनल फुल एंड फाइनल की तैयारी है जब ये। देखिए भैया हम देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अधिकांश पेपर में पूछा जाएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय व कृतियां। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी क्या जीवन परिचय लिखना भी जरूरी है, वहां तो कहेगा साहित्यिक परिचय लिखते हुए, तो बिल्कुल जरूरी है बच्चों, लेकिन जीवन परिचय में बस थोड़ा सा लिखना है। जैसे हमने इतना लिख दिया है, इतना ना भी लिखोगे चलेगा। जीवन परिचय में केवल इतना लिखना होता है कि भैया जो लेखक और कवि हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता और पिता का नाम क्या था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा कहाँ पर हुई, इन्होंने किस स्कूल या कॉलेज से भैया अपने एजुकेशन भाई लिया था, या फिर डायरेक्टली इनका देहावसान या देहांत या मृत्यु कहाँ पर, मतलब कब हुई थी, कहाँ पर नहीं, जरूरी नहीं कि कब हुई थी, इतना जीवन परिचय में लिखा जाता है। बाकी प्रमुख तो आपका साहित्यिक परिचय और कृतियां ही होता है। ठीक है, जैसे जीवन परिचय में लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है वो 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के भैया खेड़ा नामक गांव में हुआ था। कहां पर, खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका जो बचपन है भैया वो लखनऊ में ही बीता है। कहां पर, लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी भाई की उपाधि ली, अर्थात इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई की और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी किया। ठीक है, आगे कि इन्होंने भैया पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, अर्थात गहरा अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। तो इस तरीके से भैया आप इतना कुछ लिखेंगे
किसमें? जीवन परिचय में। कहते हैं ना कि भैया इसीलिए कह रहे हैं जीवन परिचय में ज्यादा नहीं लिखना। वैसे भी ये सब बोलेगा कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखिए, ठीक है। कितना कहेगा? अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में, तो ज्यादा खींचने से कोई मतलब है भी नहीं। अब आते हैं साहित्यिक परिचय, यही तो प्रमुख है आपका। साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाता है? वैसे भी समझिए, साहित्यिक परिचय में होता है इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या कुछ योगदान दिया और साहित्य के क्षेत्र में इनके द्वारा क्या बदलाव आया। तो भैया साहित्यिक परिचय में लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना अध्ययन का विषय बनाया। पुरातत्व का मतलब होता है जो भाई पुरानी चीजें खुदाई के दौरान निकलती हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेना, संग्रहालय में जो चीजें होती हैं उनके बारे में डीपली अध्ययन करना, वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे, यानी इनकी रचनाएं काव्य में भी मिलती हैं, ठीक है। ये केवल गद्य के लेखक के रूप में ही नहीं बल्कि काव्य साहित्य के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है भैया। तो ये साहित्यिक परिचय में इतना कुछ लिखना होगा। साइड हट जा रहे हैं हम, ठीक। बाकी अब आते हैं कृतियां। अब देखिए कृतियां में लिखा क्या जाता है। लिखेंगे भैया कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह शोध संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। ये नहीं लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आता केवल डायरेक्टली लिखो, हेडिंग बनाओ, कृतियां लिख दो, इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं, ठीक है। जैसे भैया इनका निबंध कौन सा है तो कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। बाकी शोध ग्रंथ क्या है? पाणिनिकालीन भारत। संपादन क्या है? पद्मावत और हर्षचरित। अब देखिए यहां से बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये तो हमको पता ही नहीं। कुछ नहीं करना भैया, आप केवल और केवल ऐसे कृतियां हेडिंग बनाओ, कृतियां हेडिंग डालो रसगुल्लों, और नंबरिंग करके आप 3 से 4, मैक्सिमम तो भैया मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, 3 से 4 इनकी रचनाएं कृतियां हेडिंग बना के ऐसे लिख दो। कोई जरूरत नहीं है कि इनका निबंध क्या है, शोध ग्रंथ क्या है, संपादन क्या है, ऐसे बस लिख दो कि हाँ कल्प वृक्ष इनकी रचना है। फिर उसके बाद लिख दे भैया कि इनकी वेद विद्या रचना है। फिर उसके बाद जैसे पद्मावत इनकी रचना है, और उसके अलावा भैया पृथ्वीपुत्र इनकी रचना है। तो इसी तरह बस ऐसे लिख दो, हो गया, मिल जाएंगे पूरे नंबर। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको ये लिखने की कि इनका निबंध क्या है, इनकी कहानी क्या है, इनका उपन्यास क्या है, ठीक है, इनकी भाई आत्मकथा क्या है, कुछ नहीं लिखना। ऐसे लिख के ऐसे डायरेक्टली कृतियां हेडिंग बनाओ, इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं, फिर नीचे ऐसे भैया लिख दीजिए, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तो भैया आपका ये गद्य से हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं काव्य साहित्य में। आपके मैथिली शरण गुप्त जी का देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनका जीवन परिचय भैया कैसे लिखेंगे? जीवन परिचय लिखेंगे इनका, ध्यान से समझिएगा कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन झांसी के चिरगांव में सन 1986 नहीं भैया 1886 है, 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे और इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई, अर्थात कविता करने के भाई शौकीन ये बचपन से ही थे, अपने पिताजी से ही इन्होंने सीखा। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, यानी काव्य के प्रति इनका बचपन से ही क्या था भैया, रुचि था, ठीक है। तो सन 1964 ईस्वी में हिंदी का यह महान उपासक सरस्वती के चरणों में हमेशा के लिए सो गया, या आप लिखेंगे भैया परलोक सिधार गए, ठीक है, या स्वर्गवासी हो गए, इस तरह से लिखेंगे। आई बात समझ में? चलिए ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट अगर करना हो कर लीजिए, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
हमारा मतलब इसका साहित्यिक परिचय देखेंगे। अब देखिए साहित्यिक परिचय अगर हम बात कर लें भैया, साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाता है, यही सबसे प्रमुख होता है कि भाई साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है। तो मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था या बाल्यकाल से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप यह लोगों के प्रिय कवि बन गए। ठीक है, और इन्हीं को राष्ट्र कवि का भी दर्जा दिया गया है। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी थे। ठीक है, प्रेमी अकेले नहीं भैया, राष्ट्र प्रेमी, है ना। तो राष्ट्र प्रेमी थे, इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है। इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि के उपाधि से विभूषित किया है, अर्थात नवाजा है। इनकी जो पहली पुस्तक थी भैया वो रंग में भंग थी, और लेकिन इनकी पुस्तक जो भारत भारती थी, इन्हीं ने मतलब इन्हीं पुस्तक के द्वारा ये राष्ट्र कवि के रूप में भैया प्रसिद्ध हो गए। यानी पहली किताब रंग में भंग थी, वो चली नहीं, जैसा नाम वैसा काम हो गया, रंग में भंग पड़ गया। लेकिन दूसरी किताब उसके बाद जो आई भारत भारती, ये किताब इतनी ज़्यादा मार्केट में चली, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इसी किताब की वजह से इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिल गया। इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। ये समाज सुधार पर अत्यधिक बल देते थे, अर्थात ये एक समाज सुधारक थे। ठीक है, अब इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं? इनकी कृतियां दो प्रकार की हैं, एक है भैया मौलिक रचनाएं, दूसरा है अनुदित रचनाएं। अब यहां पर भाई मौलिक रचनाओं में तो भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस, और उसी तरह से भैया अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। अब मान लेते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपको नहीं पता कि भैया इनकी मौलिक रचना क्या है, अनुदित रचना क्या है, कुछ नहीं करना। हमने इसके पहले आपको बताया ना कि प्रमुख कृतियां या फिर कृतियां या रचनाएं हेडिंग बनाओ, बट डायरेक्टली आप इनके मिनिमम बता रहे हैं 3, मैक्सिमम भैया आपके 4 से 5 होने चाहिए। तो 4 से 5 रचनाएं याद है, नंबरिंग करके लिख दो, मिल जाएंगे पूरे टोटल आपको 5 नंबर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसको, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम देख लेते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस कहानी के सारांश को देखा था, अब हम उद्देश्य समझेंगे। ठीक है, सब कुछ करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। पंचलाइट कहानी की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, यानी एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है, बिहार के एक छोटे से प्रांत की। ठीक है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। ठीक है, गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बट जाते हैं और ईर्षा द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। क्योंकि वहां पर होता है ना कि जब पंचलाइट लाते हैं तो दूसरे टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि वो पंचलाइट जलाना जानते नहीं थे। ठीक, तो वहां पर वही था कि भाई प्राचीन काल में लोग टोलियों में बटे होते थे। ठीक है, और ईर्षा देश की भावना और जात पात भेदभाव की भावना से भरे रहते थे। हालांकि ये चीजें आज भी कहीं कहीं पर व्याप्त हैं, ऐसा नहीं कि आज पूरी तरह एकदम माहौल सही है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का प्रमुख क्या है भैया, उद्देश्य है। ठीक, इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। ये कहानी हमको यही सिखाती है। ठीक है भैया, तो इस तरह से आप उद्देश्य लिखेंगे, क्योंकि बच्चों आपका कहानी का चाहे सारांश लिखो चाहे उद्देश्य, दोनों भाई कोई अथवा करके आएगा, 80 शब्दों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य तो 80 में आराम से निपट जाता है, लेकिन कहानी का जो सारांश होता है ना, वो कितना भी छोटा आप करो, चाहे जितना कोशिश करो, वो 100 से 150 शब्द बन ही जाता है। ठीक, अब यहां पर जैसे एक और देख लेते हैं, बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है भाई, बहादुर कहानी के सारांश को हम समझ लेते हैं। तो बहादुर कहानी हमने बताया कि भैया ये अमरकांत द्वारा लिखित एक कहानी है, बहादुर नाम के लड़के की, जो नेपाली एक लड़का होता है, अर्थात एक नेपाली लड़का है, और घर से बहुत ज़्यादा तंग आकर के भाग गया होता है।
और इसमें जो लेखक होता है वो अपने आप को ही एक कैरेक्टर प्ले करता है। उसके घर में यानी अर्थात पत्नी जो है वो पास पड़ोस के लोगों को देख करके जिद करने लगती है लेखक से कि भाई हमको भी एक नौकर चाहिए घर में काम धंधा के लिए। और उस लड़के को ही क्या है, जो बहादुर लड़का है, इसको रख लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, लड़का उनके साथ क्या करता है, वो लड़के के साथ क्या करते हैं, किस तरह से ये कहानी का अंत होता है, यही सारी चीजें इस कहानी में हैं। वो हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है भाई, कहानी तो आप शॉर्ट में समझ ही चुके हैं। बाकी लिखना कैसे है बच्चों, ये मैटर करता है। लिखेंगे कि अमरकांत द्वारा लिखित जो कहानी बहादुर है, एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की एक कहानी है। यानी कैसा बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार उस लड़के के साथ किया जाता है। लेखक ने स्वयं को कहानी का एक पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने मां के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़ करके भाग आया है, हमने बताया ना। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है और लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर जो लड़का होता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है, उसका परिवार पूरा। लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगता है उनका परिवार, यानी धीरे धीरे उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। बहादुर घर का सारा काम करता है लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर, यानी लेखक की जो पत्नी है भैया निर्मला और उसका बेटा किशोर, मानो उसे पीटने का बस बहाना ढूंढते रहते हैं। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया तथा उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो वह अचानक बिना बताए घर छोड़कर भाग जाता है। यानी उसके घर रिश्तेदार आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा खो गया है, तो सारा इल्जाम इस बहादुर नाम के लड़के पर लग जाता है, जबकि उसने पैसा नहीं लिया था। ठीक, तो उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं, बड़ा मारते पीटते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो वो भाई घर छोड़ करके भाग जाता है। उसके जाने से घर में मातम सा छा गया था। क्यों? क्योंकि सभी लोग को आराम की आदत लग चुकी थी और सभी घर वालों को अपनी गलती का भैया पछतावा होता है और पछतावा होता है और उसका पश्चाताप भी करते हैं। लेकिन भैया अब इससे होने वाला कुछ था नहीं, पछतावा करने से भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब वो जो बहादुर लड़का था वो जा चुका था। ठीक है, क्योंकि जब पैसे मिल जाते हैं तभी बाद में अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, हमेशा से उसके साथ बुरा बर्ताव करते चले आए हैं। ठीक, तो ये पूरा बहादुर कहानी का भैया सारांश छोटे फॉर्म में लिख दिया है हमने। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं भैया आपके पत्र लेखन को। पत्र लेखन 2 से 3 हम देख लेंगे, ठीक है, और इन्हीं से बाहर आने की संभावना है नहीं, पूरा इन्हीं में काम हो जाएगा आपका पत्र लेखन में। ठीक, 2 से 3 पत्र लेखन देखेंगे। पहला, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, या फिर कहेगा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों कैसे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय आपका क्या है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। नीचे लिखेंगे महोदय जी, फिर इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना, बार बार ये चीज हम बताते चले आए हैं कि यहां पर आपको भैया पूरा स्थान छोड़ना है, इसके साइड से लिखना है। यही सुंदर तरीका होता है, इसी से आपको पूरा नंबर मिलेगा। नहीं यहां लिखने के बाद यहीं से नीचे शुरू हो जाओगे, पूरा खिचड़ी हो जाएगा, नंबर भी कट जाएगा। तो हमको नंबर कटा हुआ नहीं चाहिए, हमको टोटल पूरे 6 नंबर चाहिए। ठीक है, लिखेंगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की तरफ फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। देखिए ये आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे लिखेंगे कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। सड़कों वही हो गया, सड़कों, और उसके बाद यहाँ नालियों होगा, नदियों लिखा है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का जो प्रकोप है वो इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। यानी आंखों में नींदें न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार।
तो भैया या ना तो अब दिन में चैन है और ना तो रात की भाई मतलब रात में नींद आ रही है, तो दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा मोहल्ला जल्द ही महामारी की चपेट में आ जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे बच्चों, अतः आपसे विनती है या निवेदन है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। नीचे दिनांक इस तरह से लिख देंगे और इसके नीचे भैया भवदीय फिर करके काखा गा लिख देंगे, ठीक है, या महेश सुरेश दिनेश लिख देंगे। पानी पी लें भाई थोड़ा। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है आपका भैया, अगला पत्र है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा है भैया। लिखेंगे सेम, सबका पैटर्न एक ही जैसे होगा। सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक प्रयागराज। विषय बैंक में खाता खोलने के संबंध में। नीचे लिखेंगे महोदय जी सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी काखागा प्रयागराज का भैया निवासी हूं, आपके बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूं। ठीक, मैं आपके बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूं जिससे मैं छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकूं, क्योंकि किसी भी बैंक में खाता ना होने के कारण मैं अभी तक यह लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। यानी किसी भी बैंक में मेरा खाता नहीं है जिसके कारण मैं भैया क्या है कोई लाभ नहीं ले पा रहा हूं। मैं खाता खुलवाने हेतु सभी जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, आप ये सब लिख देंगे आदि क्या है आवेदन पत्र में संलग्न कर दिया है, यानी अटैच कर दिया है, जोड़ दिया है। फिर एक लाइन नीचे छोड़कर लिखेंगे भैया अतः आपसे निवेदन है कि आपके बैंक में मेरा खाता खोलने की महान कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। दिनांक नीचे लिख देंगे भैया और प्रार्थी का खा गा करके इस साइड लिख देंगे। इस तरह से भैया खाता खुलवाने के संबंध में आप बहुत ही सिंपल तरीके से प्रार्थना पत्र लिख दीजिएगा। चलिए भैया हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला आपका एक और है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, और इसको भी बता चुके हैं भैया, कई बार बता चुके हैं कि किसी विद्यालय के प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, लिपिक पद या प्रवक्ता का पद कहेगा या फिर अध्यापक के पद हेतु कहेगा। ठीक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सेवा में प्रबंधक सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज, ठीक, या जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज, या भाई लिख सकते हैं भगत सिंह इंटर कॉलेज, कुछ भी आप ऐसे सेनानी के नाम पर या वैसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना, या फिर काखागा इंटर कॉलेज करके कुछ भी लिख दीजिए। विषय लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे महोदय पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से यह पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद खाली है जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं। तो भैया ये आपका यहां पर पूरा बायोडाटा लिख देना है भैया, यहां पर पूरा का पूरा बायोडाटा बयां कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह से एक ग्राफ बना करके बायोडाटा भैया पूरा मेंशन कर देना है। इस तरह से देखिए आप यहां पर अब लिखेंगे भैया कि वर्ष, ठीक है, यहां पर लिखेंगे योग्यता, ठीक, और यहां पर लिखेंगे भैया कि श्रेणी या स्थान लिखेंगे, और यहां लिखेंगे भैया आपका जैसे क्या कहते हैं बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय। ठीक, क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि बोर्ड किस बोर्ड से हो या फिर विश्वविद्यालय। ठीक, इस तरह से। तो भैया जैसे आप लिखेंगे यहां पर लिख दीजिएगा बच्चों कि भैया वर्ष क्या है, जैसे सन 2012 में आपने हाई स्कूल किया, उसके बाद भाई प्रथम श्रेणी में किया। भाई बोर्ड कौन था, तो यहां पे आपका यूपी बोर्ड था, इस तरह से। ठीक है,
इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद जैसे भाई वर्ष सन 2014 में आपने क्या है इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की प्रथम श्रेणी में, क्योंकि आपको अच्छा रिकॉर्ड दिखाना है। ये भी भैया आपका यूपी बोर्ड ही है, उत्तर प्रदेश बोर्ड से जैसे भैया आप कहीं भी लिख सकते हैं, आप जहां से हैं, मतलब ऐसा नहीं एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड लिख दीजिए जहां से हैं, कोई राजस्थान बोर्ड से हैं वहां लिख दीजिए। उसके बाद जैसे सन 2017 में आपने क्या है भैया बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की प्रथम श्रेणी में, ये क्या है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, या फिर कानपुर विश्वविद्यालय लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा विवरण है कि आपने अपनी शैक्षिक योग्यता मेंशन कर दिया है। नीचे लिखेंगे मैं पिछले कुछ सालों से एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन यह पद अस्थायी है, अर्थात मैं कभी भी हटाया जा सकता हूं। अतः आपसे मेरी विनती है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, यहाँ ईमानदारी लिखा है, दिख ना रहा होगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा। भैया यहाँ दिनांक लिख देंगे, ठीक है, आप इस डेट पर लिख रहे हैं, भाव दिए यहाँ लिख देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये काम की चीज है। हो गया ना? चलिए भैया अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब चलते चलते भैया हम निबंध को भी समझ लेते हैं। ठीक है, और भाई टॉपिक आपका बेरोजगारी हमने बहुत सारे सेट में देखा, इसलिए फिर से एक बार इसको हम बता दे रहे हैं। हालांकि बेरोजगारी हो गया भैया, आपका भ्रष्टाचार हो गया, किसान भारतीय किसान की समस्या व समाधान हो गया, फिर आतंकवाद हो गया, पर्यावरण हो गया। हमने बहुत सारे टॉपिक पर ऑलरेडी निबंध के वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहां मैटर ये नहीं है कि हाँ यही आएगा, ये तो श्योर है 100% आएगा। अब किस सेट में आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इससे एक आइडिया लग जाता है बच्चों कि कोई भी निबंध हो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो भैया ये बेरोजगारी पर है। अब जैसे बेरोजगारी पर है तो आपको हम एक आइडिया दे रहे हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में लिखना है क्या भैया, रूपरेखा लिखना है स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब ये टॉपिक है, इससे पहले सबसे पहले वाले पेज में आप हेडिंग बनाएंगे बेरोजगारी, फिर रूपरेखा में बच्चों जितना भी टॉपिक है, जैसे भैया आप पहले प्रस्तावना लिखेंगे तो यहां पर हेडिंग बना दीजिए इस तरह से, पहला है प्रस्तावना। उसके बाद बच्चों दूसरा आप क्या रखेंगे, तो यहां पर बेरोजगारी का अर्थ, तो बेरोजगारी का अर्थ लिख देंगे। तीसरा भैया आपका टॉपिक हो जाएगा कि बेरोजगारी का कारण। चौथा हो जाएगा आपका बेरोजगारी का भैया निवारण कैसे करना है, और पांचवा हो जाएगा उपसंहार। तो निबंध से पहले ये चीज पूरा लिखने से पहले वाले पेज में आपको ये रूपरेखा लिखना पड़ेगा। हेडिंग बनाएंगे बेरोजगारी, नीचे रूपरेखा, फिर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो आपको भी कोई भी टॉपिक हो, जैसे आपका बेरोजगारी है तो इस तरह से, भ्रष्टाचार है उसमें भी प्रस्तावना, भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार का कारण, निवारण, उपसंहार। महंगाई आ गया तो भैया प्रस्तावना, महंगाई का अर्थ, महंगाई का कारण, महंगाई का निवारण, उपसंहार। इसी तरह से भैया कोई भी टॉपिक, आतंकवाद आ जाता है तो आतंकवाद में इसे प्रस्तावना, ठीक है, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद का कारण, निवारण, उपसंहार। आ जाता है किसान के, भाई भारतीय किसान समस्या व समाधान, हेडिंग बनाएंगे प्रस्तावना, फिर डायरेक्टली फिर इसमें हो जाएगा कि भारतीय किसान की समस्याएं, तीसरा हो जाएगा भारतीय किसान की समस्याओं का समाधान, चौथा हो जाएगा उपसंहार। मतलब जितनी हेडिंग आप इसमें दिखाना चाहते हैं वो आपको सबसे पहले फ्रंट वाले पेज पे सामने अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब आप शुरू करेंगे प्रस्तावना से। तो ये रूपरेखा आपको स्टार्टिंग में लिखना है। तो भैया प्रस्तावना से शुरू करते हैं बच्चों। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, मेन पॉइंट लिखा जाता है, एक इंट्रोडक्शन होता है कि भैया बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप है। इसमें ना केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे एक और निर्धनता यानी गरीबी, भुखमरी और मानसिक अशांति फैलती है,
तो दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है, यानी अनुशासनहीनता भी जन्म ले लेती है। अब दूसरी हेडिंग जैसे बेरोजगारी का अर्थ है भैया, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है, यानी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं और उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। जैसे भैया पता चले आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, बीएससी एमएससी कर रखा है, उसके बाद आप 5-10 हज़ार की नौकरी कहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं भैया ये क्या बेरोजगार की श्रेणी में आओगे। भले पैसे कमा रहे हो, इतने से होने वाला नहीं, क्योंकि होता है कि योग्य व शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार कोई काम ना मिले। क्योंकि आज के टाइम में जो एक लेबर है, एक मजदूर है, वो भी महीने का 10 से 12 हज़ार कमा रहे हैं, 15 हज़ार तक कमा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर पढ़े लिखे इतना कमाएंगे 8 हज़ार 7 हज़ार, तो मतलब क्या है, कुछ नहीं है। चलिए, तो ये अर्थ हो जाएगा भैया। उसके बाद ठीक है, आगे अब हम लिखेंगे अगली हेडिंग, बेरोजगारी का कारण। बेरोजगारी का कारण क्या है? तो बेरोजगारी के कारण में सबसे पहला कारण जनसंख्या में वृद्धि, और सबसे बड़ा कारण भी यही है। तो भैया जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। विगत कुछ वर्षों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। इससे देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जबकि व्यक्तियों में रोजगार की व्यवस्था कम हो रही है। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण कुटीर उद्योग में गिरावट। जो कुटीर उद्योग थे पहले के टाइम में, बहुत ज्यादा कुटीर उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उसके अलावा और भी मधुमक्खी पालन, इसके अलावा और छोटे मोटे ऐसे जो काम हुआ करते थे, ठीक, वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते थे। तो कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन क्या है भैया, काफी गिरावट हो रही, क्योंकि भाई अब बड़े लेवल पर सारा काम हो रहा है, तो ये कुटीर उद्योग कम हो रहे हैं, जिसके कारण कारीगर जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही। जाहिर सी बात है बच्चों, क्योंकि पहले जो कुटीर उद्योग था तो 100-50 आदमी को रोजगार मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम में बड़े बड़े मशीनरी सिस्टम से, मशीनों के आविष्कार ने हालांकि भैया बहुत ज़्यादा तरक्की भी किया है, लेकिन रोजगार के अवसर भी खत्म किए हैं। क्योंकि पहले अगर 100 आदमी मिलकर एक काम करते थे, तो आज एक ही मशीन वही पूरा काम अकेले कर रही है। वही पहले सारा दिन फावड़ा लेकर टाली पे मतलब मिट्टी लादते थे, आज वही जेसीबी ऐसे आई, उसके बाद एक सूंड उठाई, 2 बार 3 बार रख दिया, ट्रैक्टर की टाली भर गई। तो भैया जो काम आधे घंटे में होता था, वही काम वो 1 मिनट में कर दे रही है, 1 मिनट के अंदर ही हो रहा है। तो ये क्या है भाई, जाहिर सी बात है कि इससे क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं कि नहीं भैया, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं कुटीर उद्योग में गिरावट होने से। चलिए आगे लिखते हैं, मौसमी व्यवस्था। भैया देखिए, मौसमी जो व्यवस्था है इसका मतलब क्या है, तो भारत एक कृषि प्रधान, खेती प्रधान देश है, यानी भारत में खेती बहुत ज्यादा, यहां पर अधिकांश जनसंख्या 70 से 80% खेती पर ही निर्भर है। तो भारत एक कृषि प्रधान है, और यहां लेकिन जो खेती है वो मौसमी होती है। भाई होता क्या है कि जैसे साल भर में 2 से 3 फसल तैयार की जा रही है, 3-3 महीने के अंतराल में, तो भैया अगर देखा जाए तो अवसर, भाई काम का अवसर या रोजगार तभी मिलेगा जब खेती की जा रही फसल तैयार होगी, फसल को बेचेंगे। बाकी जब जैसे 2 से 3 महीने फसल नहीं तैयार हो रही, तो 2 से 3 महीने तो आदमी खाली बैठा है ना, उसको रोजगार तो है नहीं कुछ। तो इसी कारण भाई ये भी एक बेरोजगारी का कारण बन जाता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर अधिकांश जो आबादी है भैया वो खेती पर निर्भर है, लेकिन कृषि व्यवस्था मौसमी होने के कारण यह केवल एक निश्चित समय के लिए ही रोजगार या काम के अवसर प्रदान करती है, इसलिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि हमने बताया ना भैया, ऐसा है नहीं कि पूरे साल के 12 माह आपको रोजगार खेत से मिलेगा, नहीं। जैसे आलू बुआई कर दिया, 2-3 महीने आप आराम से 3 महीने बैठे हो, 3 महीने के बाद फसल तैयार होगी, तब जाकर के आप उसको भाई उसको क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, बुआई करेंगे, जुताई करेंगे। लेकिन 2 से 3 महीने जो बैठे तब तो बेरोजगार पड़े हो, ठीक, ये चीज होता है। अब बेरोजगारी को भैया दूर करने के उपाय, एकदम जड़ से तो नहीं हटा सकते, बट उसको दूर किया जा सकता है काफी हद तक। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण करके। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस समय भाई भारत जो है जनसंख्या के मायने में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। तो जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इस जो एक भैया होता है ना, फॉलो करना होगा कि हम दो हमारे दो, इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा।
अब ये नहीं कि हम दो हमारे होने दो, तो इससे कहाँ जनसंख्या भाई कंट्रोल में होगी, नहीं हो पाएगी ना। क्योंकि आज भी अशिक्षा एक बड़ा कारण हो जाता है। गांव में अनपढ़ गंवार लोग आज भी बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, तो वो सोचते हैं जितने बच्चे होंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भैया इससे बेरोजगारी भी तो पैदा हो रही है, साथ ही भूखमरी आ रही है, ठीक है। इससे कुपोषण का शिकार भी बच्चे हो रहे हैं, ठीक। तो ये भी है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। अगर इससे शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार लाया जा सके तो बेरोजगारी से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। क्योंकि भैया अगर आप शिक्षित हैं, ये बात अलग है कि हाँ कम कमाएंगे, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो भूखे नहीं रह सकते। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, अगर आप भैया क्या है, अगर आपका एजुकेशन लेवल अच्छा है, एजुकेट हो, देन आप कहीं भी रहो अच्छे पैसे कमाओगे, अपना भाई निर्वहन कर सकते हो, अपना भैया अगर हम बात करें जीवन यापन कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर कला होगी, ठीक है। तो शिक्षित व्यक्ति जो होता है आय और व्यय के बारे में सोचता है, इससे भली भांति वो परिचित होता है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाकर बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सकता है। और जो शिक्षित लोग हैं, कहने का मतलब वो भाई कितना हम कमा रहे हैं, कितना खर्चा करना है, वो भी सोचते हैं। लेकिन जो अनपढ़ गंवार होते हैं वो क्या करेंगे भाई, वो सोचते हैं अरे चलो यार कल फिर कमाएंगे ना, आज जो है खाओ मजे करो, क्या मतलब पैसा रखने का, 4 दिन की जिंदगी है, कमा लो जो है खा लो। लेकिन ये नहीं जानते कि भाई 1 रुपये नहीं रखे हैं, कल को कोई घर में बीमार पड़ जाता है, वो खुद बीमार पड़ जाते हैं, तो वही है भी कर्जा लेना है, खेत बेचो भाई, बैंक से कर्जा लो, और पूरी जिंदगी कर्जे में डूबा रहता है। तो वो आय और व्यय के बारे में नहीं सोचता है। जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति भाई वर्तमान और भविष्य को भी ध्यान में रखता है। लेकिन अनपढ़ गंवार जो लोग हैं ना, वो वर्तमान में ही जीते हैं, भविष्य में नहीं जीते हैं, है ना। वो केवल डायलॉग मारते हैं बस, अरे 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी में चाहे भीख मांगना पड़ जाए, बस वही है। हो गया ना भैया। तो अब चलते हैं आगे। अगला है कि राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना। अगर सरकार भैया राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्य को बढ़ावा देती है तो रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। अभी जैसे महाकुंभ का आयोजन हुआ तो भैया इसमें लगभग 4 से 5 लाख लोग काम कर रहे थे, कम से कम लाखों के संख्या में। तो भाई यहाँ पर जो फौजी थे और इधर उधर डिफेंस वाले, मतलब पुलिस वाले, ये सब तैयार थे, तो इसमें भी काम चल रहा था। तो रोजगार भले ही 1-2 महीने 3 महीने मिला, लेकिन मिला भाई। चारों तरफ जिधर देखो पुल निर्माण हो रहा था, ये लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही थी। तो ये पिछले 1-2 साल से सड़कें बन रही थी, 1-2 साल रोजगार मिला था उनको। तो यही चीज है भैया कि देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे सड़कों का निर्माण हो गया, रेल परिवहन का विकास हो गया, पुल निर्माण हो गया, वृक्षारोपण हो गया आदि। इससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है, मतलब कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन लोगों को रोजगार तो मिलेगा ना भैया। अब उपसंहार में लिखेंगे, देखिए उपसंहार में क्या है, देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है। हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन पूरी तरह युवकों तक अभी यह नहीं पहुंच सका है। और बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी बेरोजगारी एक सीमा तक दूर हो सकती है। यानी लोगों को आकर के भैया क्या है, एकजुट होकर के काम करना होगा और सरकार के साथ काम करना होगा, यानी उनसे तर्क वितर्क करना होगा, तभी जाकर के हम बात करें बेरोजगारी काफी हद तक दूर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक प्रॉपर बहुत ही सुंदर सा निबंध कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे 9 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ये सारे टॉपिक आप पहले फोकस करिएगा बच्चों, क्योंकि ये सॉलिड नंबर देकर जाने वाले टॉपिक हैं और आपके यहां से 40 से 50 नंबर तक के बन जाएंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।